महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसी बीच एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आम जनता मांग कर रही है कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से वृद्धि का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं और सवाल ये उठता है कि इस महंगाई के दौर में गुजर बसर कैसे हो। ऊपर से हर रोज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया है। बात दिल्ली की करें तो एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो डीजल में भी इतने ही पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आइए कुछ बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में अब आपको पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। साथ ही डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। माया नगरी मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर 111 रुपए 43 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको खर्च करने होंगे और डीजल के लिए 102 रुपए 15 पैसे आपको देने होंगे। वहीं कोलकाता में 106 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और डीजल 97 रुपए 33 पैसे तक पहुँच चुका है। चेन्नई की अगर बात करें तो यहाँ 102 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा और डीजल 98 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। आम आदमी को था देखो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन पेट्रोल, बट आई थिंक देश की इकोनॉमी के लिए जो पहले सब्सिडीज वगैरह सरकार देती थी पेट्रोल पे, इसलिए रेट कम था, अब बढ़ रहा है क्योंकि सब्सिडीज हटा दी है। जी बहुत परेशानी है जी, बड़ा नुकसान है जी। हमारा धंधा तो उतना ही है, रेट उतना ही है हमारा काम करने का। डीजल जी दिन पे दिन बढ़ रहा है जी। आम आदमी को परेशानी क्यों नहीं है जी, बहुत परेशानी है हमें। सरकार को यही कहना चाहते हैं सर, जैसे आप डीजल पे बढ़ाते हो तो हमारा भी कुछ वो होना चाहिए। डीजल पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया है। महंगाई जनता पर कहर बनकर टूट रही है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से लोगों के व्यापार लगभग ठप हो चुके हैं और लोग अपने पुराने व्यापार को या अपने काम को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ गए हैं। इसके साथ ही सीधा असर आम जनता के घर के बजट पर पड़ रहा है। देखना ये होगा कि सरकार बढ़ती महंगाई पर कब तक अंकुश लगा पाती है। हरियाणा में किसान इन दिनों खाद की समस्या से परेशान हैं, तो वहीं फतेहाबाद से खाद की कालाबाजारी की खबर सामने आई है और बाकी के जिलों में किसान खाद न मिलने से निराश भी दिखाई दिए। ये वो किसान हैं जो कुछ दिनों तक बारिश की समस्या से परेशान थे। बारिश के पानी की समस्या खत्म हुई तो किसानों को फसल खरीद की चिंता सताने लगी और अब जब किसानों की फसल खरीद शुरू हो गई तो किसानों के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है। इस बार किसानों की परेशानी DAP खाद बनी है, जिसे लेकर किसानों ने फतेहाबाद के SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन गुस्साए किसान सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहे और किसानों ने खुद ही कई दुकानों के गोदाम में छापेमारी की और पाया कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। खाद DAP ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਫालतू 100-150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ DAP ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਗੋਦਾਮ ਫੜੇ, ਦੋਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ DAP ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ DAP ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੈਕ DAP ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
किसानों ने खाद की कालाबाजारी की शिकायत की तो प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। मौके पर तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी समेत पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच गए। दुकानों में छापेमारी के दौरान किसानों की बात सही निकली और एक दुकान से कई धान के कट्टे भी बरामद हुए। जानकारी तो ये भी मिली है कि दुकानदार खाद के कट्टों समेत कई कीटनाशक दवाइयां भी देते हैं। के अंदर डीएपी का स्टॉक रखा हुआ है कई दुकानदारों ने। उसके बाद हमने यहाँ पे पहुँच के और जो है यहाँ पे मेरे साथ जो है एग्रीकल्चर के जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं और जो है हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे उनके मालिकों को बुलाया, जिसमें एक किसान ट्रेडिंग कंपनी है 125 नंबर दुकान, उनके मालिक का था यहाँ गोडाउन। उन्होंने आगे खोल के दिखाया तो उसमें 135 कट्टे डीएपी के इसके अंदर पड़े मिले। वही खबर तो नूह से भी कुछ ऐसी ही सामने आई है कि धान की कालाबाजारी की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नूह में डीएपी खाद 1200 रुपए प्रति बैग मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफाखोर 1500 रुपए में डीएपी खाद का बैग बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन तो लगातार खाद होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई तो उस वक्त सामने आती है जब किसान अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं। धक्का मुक्की खा रहे हैं, यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक खाद नहीं मिला हमें। तो क्या रेट दिया जा रहा है? 1300 रुपए एक कट्टे का। तो कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है क्षेत्र में, कहीं 1900 का दे रहे हैं, कहीं 1500 का दे रहे हैं। खाद ना मिल रहा, पैसा से भी कल का पैसा जमा कर रहा था 1300 रुपये कट्टा में, और आधार कार्ड भी जमा कर दिए, और अब सुबह 7 बजे से लग रहे हैं लाइन में, अब तक ना। और जो धींगा अलग जो है मतलब ले जाना 10-10 कट्टा 5-5 कट्टा, जो गरीब आदमी है उनको खाद मिलेगा 2 कट्टा। सीधी बात है, छेड़ के बाद 2 कट्टा दे रहा है। 2 कट्टा दे रहे हैं जी, 4 कट्टा की जरूरत है। अब किसानों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। देखना यही होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और खाद की कालाबाजारी की बात कितनी सही है। देखना ये भी होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक होता है। हरियाणा में खाद की कमी और बाजरे की खरीद को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है और दावा किया है कि खाद की कमी और बाजरे की खरीद को लेकर किसानों को कोई समस्या नहीं है। ये समस्या केवल कालाबाजारी करने वालों को है। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कृषि मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए और किसानों को खाद और बाजरे की खरीद में आ रही समस्या को लेकर दावा किया कि हरियाणा में किसानों को खाद या बाजरे की खरीद की कोई समस्या नहीं हो रही। अगर प्रदेश में ये समस्या किसी को है तो केवल कालाबाजारी करने वालों को। जेपी दलाल ने कहा कि खाद की कमी का भ्रम कालाबाजारी करने वाले फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती के चलते किसान नहीं बल्कि खाद की कालाबाजारी करने वाले परेशान हैं। खाद की कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी इस बारे में कई बार बता चुका हूँ। ये सिर्फ कालाबाजारी करने वाले लोग हैं और ये उसी तरह की ताकतें हैं जो भ्रम बना करके जो कहते थे मंडियाँ टूट जाएंगी, जो कहते थे ज़मीन चली जाएगी, जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वही लोग ये कर रहे हैं कि खाद ख़त्म हो गई है। पिछली बार लगभग 20 लाख बोरी खाद आया था। अक्टूबर के महीने में 20 लाख की ज़रूरत थी। इस बार हम उससे ज़्यादा खाद जो है किसानों को दे रहे हैं और हरियाणा की एक एकड़ ज़मीन का हमारे पास डाटा है। कहीं पर कोई खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं बाजरे के गिरते भाव पर भी जेपी दलाल ने कहा, बाजरे की हर बार कालाबाजारी होती थी। इस पर रोक लगाने के लिए बाजरे को भावांतर योजना में शामिल किया गया। बाजरे की हमारी जो नीति है वो सोच समझ कर हमने बनाई थी। पिछली बार जो है 2150 रुपये के एमएसपी पे हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास दूसरे प्रदेशों का बाजरा था। हरियाणा सरकार को घाटा हुआ, हरियाणा के किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। इस बार हमने भावांतर भरपाई से डायरेक्ट पेमेंट का पैसा देने का फैसला किया और उससे किसान संतुष्ट है, किसान खुश है। इसके साथ ही जेपी दलाल ने एलनाबाद उपचुनाव पर अपनी राय रखी और कहा कि एलनाबाद की जनता बनी बनाई सरकार में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी को जितवाएगी और अपने क्षेत्र का विकास करेगी। पिछले 10 महीने से जो
आंदोलनकारी लोग हैं, जत्थेदार हैं, उन्होंने ये कोशिश ये कर रखी है कि जहाँ भी जाएं विरोध दिखाएं और उसी नीति पे चलते हुए उस चुनाव में भी कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ऐलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे करके अपना पूरा सहयोग कर करके सरकार जो बड़ी बनाई है अगले 3 साल तक उसमें हिस्सा करेंगे और अपना विकास करवाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अब देखना होगा कि कृषि मंत्री की इस बात का किसानों पर कितना असर होता है। तो वहीं ऐलनाबाद चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है। नूंह में किसानों की धान की खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन किसानों के चेहरे की रौनक अभी भी गायब है। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की परेशानियां मानो अब जी का जंजाल बन चुकी है। एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी परेशानी घात लगाए बैठी रहती है। ये हाल कहीं और के किसानों का नहीं बल्कि हरियाणा के किसानों का है, जहां किसान इन दिनों एक तो खाद न मिलने से परेशान है और दूसरी समस्या किसानों के फसलों की कीमत की है। किसानों को उनकी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे। कहीं किसानों की फसलों को नमी का हवाला देकर नहीं खरीदा जा रहा, तो कहीं किसानों की फसलें औने पौने दाम में खरीदी जा रही हैं। मंडी में आए जी, धान लेकर आए हैं और कुछ रेट ना खरीद रहे। 2500, 2000, 1500 का कोई रेट है क्या? 3100, 3200 अगर धान बिके तो जमींदार लोग कुछ बचे, और नहीं नू लगा ले किसान मार के गिर रखो सरकार ने भी, और इंगे मंडी वाले ने मार दिए। कोई रेट है जी, कोई रेट नहीं है। घोंटे घोंटे पानी में सुला रहे हैं जी, खाट बिछा रखियाँ, बैरबानी ने मर्दन ने सांप काट रहे हैं, ऐसी परेशान भुगत रहे हैं, और फिर हिंद मंडी में कोई रेट ना मिल रहा हमें। अब किसानों ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि मंडी में किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं दी जा रही हैं। न ही उनकी फसलों की खरीदारी एमएसपी के आधार पर हो रही है। दिक्कत तो खरीदारों की भी है, क्योंकि किसानों को उनके बाजरे की फसल के लिए खरीदार नहीं मिल रहा है। तो वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर नूंह के विधायक आफताब अहमद सामने आए हैं। मैं कह सकता हूं कि एक तरफ कहते हैं कि हम मंडी में धान खरीदेंगे, बाजरा खरीदेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ नहीं। बिल्कुल आज का किसान जो है ये वहाँ जो है खेत में इसकी बुआई के लिए आज लेट हो रही है, और अगर मंडी में जाता है तो इसकी जो है भावांतर बाजरा के लिए कहते हैं 600 रुपये, वो बिकी जब 900 से 1000 रहा है तो क्या होएगा? 2250 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब किसानों को उनके पिछले कई महीनों की मेहनत की कीमत मिलने वाली ही थी, कभी नमी का हवाला दिया जाता है और कभी फसलों का सही दाम नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल यही है कि देश का किसान कब तक परेशान रहेगा और उसकी समस्या का समाधान कब जाकर किया जाएगा। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिद्धू को मना लिया, या यूं कहें कि राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू को मना लिया। राहुल गांधी और नवजोत सिद्धू के बीच बैठक हुई, जिसके बाद नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद से इस्तीफा वापस ले लिया। ये है नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट की दुनिया में बड़ा खेला करने वाले सिद्धू। जितने बोलने में तेज हैं, उतने ही सियासत में भी। सिद्धू राजनीति में कब बड़ा खेला करते, ये उनकी पार्टी के खुद के लोगों को नहीं पता रहता। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाने तक और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने में सिद्धू की बड़ी भूमिका मानी जाती है। साथ ही पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बनने की जिद पर अड़ने के और फिर अपनी बात पूरी ना होने पर उसी पद का त्याग करने का खेल सिद्धू ने खूब खेला। मान मनोबल का दौर करीब 20 दिन तक चला। आखिरकार सिद्धू को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया। हरीश रावत भी पुल निर्माण का काम करते दिखाई दिए और आखिरकार सिद्धू को मना लिया गया। नतीजा, सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने आदरणीय राहुल जी से कहा कि मैं अपनी ड्यूटी एज पीसीसी चीफ जो है ज्वाइन करते रिज्यूम करते। उन्होंने कहा सर बॉडी लैंग्वेज काफी मतलब निराश लग रहे थे, थोड़े अपसेट लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से अगर बात करें तो मैं बॉडी लैंग्वेज में नहीं जाता, मैं शब्दों में जाता हूँ, क्योंकि ये कोई
क्रिकेट की भाषा पॉलिटिक्स में लागू नहीं होती है। इसमें आदमी की बात मैटर करती है और उन्होंने राहुल गांधी जी से कहा है कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी पहले से भी कर रहा हूँ और मैं फिर मैं उस ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ। माना जाए कि इस्तीफा अब वापस हमारे लिए जो है इस्तीफा मैटर इज ओवर, हमारे लिए इज ओवर बिकॉज ये एश्योर भी ये बल्कि एश्योर किया नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को कहा है कि मेरे इस्तीफे का प्रकरण अब रिजॉल्व है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू के तमाम ऑब्जेक्शन सुने गए। उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपने मुद्दे रखे। मैराथन बैठक में बात बनी कि सिद्धू के तमाम मसलों पर विचार कर उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये कहा राहुल जी के सामने, उन्होंने अपने कंसर्न बताए और कंसर्न बताने के बाद हमने उनसे कहा कि हम जो आपने इशू उठाए हैं उन इशूज का समाधान निकाल दिया जाएगा, जल्दी निकाल दिया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है और बात सकारात्मक रूप में आगे बढ़ी है। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं, वो सब सॉर्ट आउट। धन्यवाद। आप क्या बने रहेंगे? आप अध्यक्ष बने रहेंगे। आप आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सर लगाने दीजिए जी। मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने। चुनाव सर पर हैं और हाल ही में कांग्रेस के अंदर जो उठापटक और नाराजगी का दौर देखने को मिला वो कहीं न कहीं नेगेटिव वे में आगे जा रहा था। खुद हरीश रावत भी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने सियासी भंवर में हिचकोले खाती पार्टी की नैया को किनारे लगाने की कोशिश की है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं चुनावी पार्टियों ने भी उपचुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है, लेकिन उपचुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कहीं जीत के दावे हैं तो कहीं सामने वाली पार्टी पर आरोप है। हरियाणा में इन दिनों चुनावी पार्टियां पूरे जोर शोर से इलाहाबाद उपचुनाव की तैयारियां कर रही है। हर एक पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत के लिए चुनावी प्रचार में जुटने को तैयार है। अब जहां जीत की पूरी तैयारी है, वहीं जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद उपचुनाव के प्रत्याशी पवन बेनीवाल की जीत का दावा किया। अब भूपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा तो कर दिया है, वहीं इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी पर निशाना साधा है। विवेक बंसल की माने तो इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी और इनेलो दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा और इनेलो एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा वो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हुआ था, भाजपा के खिलाफ वोट दिए बगैर ही अभय चौटाला जी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि क्या उनकी मंशा है। भाजपा के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर वो इस्तीफा दे देंगे, या उन्होंने किस वजह से किया था? कृषि बिलों को वापसी को लेकर किया था। अगर वापसी को लेकर किया था तो कृषि बिल तो अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। इस बीच विवेक बंसल ने न सिर्फ बीजेपी और इनेलो को लेकर बयान दिया, बल्कि प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, क्राइम और महंगाई को लेकर हरियाणा को नंबर 1 का टैग दिया है और प्रदेश की जनता को राज्य सरकार से परेशान बताया है। जंगे इलाहाबाद उपचुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन जंगे मैदान में जीत किसकी दर्ज होगी ये देखना अभी बाकी है। सिंगू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड के आरोपी निहंगों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया है। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर निर्ममता से एक युवक की हत्या की जो तस्वीरें सामने आई वो विचलित कर देती हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं।
ये तस्वीरें सहमा देती हैं। वो बार बार लोगों से दर्द में कराहते हुए कहता रहा कि उसे बचा लो, लेकिन कोई आगे नहीं आया और तिल तिल कर उसने दम तोड़ दिया। खून ज्यादा बहने की वजह से सरेआम एक जिंदगी खत्म हो गई। ना दस गर्दन भेजा तेन पहला बोलो पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आई वो बयां कर रही थी कि हत्या करने वालों ने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई। उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया और उसके बाद उसे बैरिकेडिंग से लटका दिया गया। शरीर पर 10 से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान थे। घटना के लगभग 14 घंटे बाद जिन निहंगों के नाम सामने आए थे, बाबा मंदी और नारायण सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। क्योंकि किसान आंदोलन वाली जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से किसानों के किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन निहंगों से भी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सारियां जथेबंदियां, सारे संयुक्त मोर्चा दुख महसूस करता है उस घटना का। उस घटना दे विच वो घटना जिहड़ी घटी है, जिस तरह का उन्होंने दस्सिया गया है, वो किसी धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी नूं लैके, वो बेअदबी करने की कोशिश नूं लैके वो घटना घटी है, जिहदे विच संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा वो एक धार्मिक मैटर है। संयुक्त किसान मोर्चा 3 किसानां दे इन्हां कानूनां नूं लैके इस अंदोलन नूं लड़ रहा है। सो इस करके उहदे नाल, उस घटना दे नाल इहदा कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। हत्याकांड ऐसा था कि शासन प्रशासन से लेकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीएम ने भी हाई लेवल बैठक कर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसे किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बल्लभगढ़ में इन दिनों शरेआम अवैध शराब बिक रही है, जिसकी पुलिस को कोई खबर नहीं है। अब बल्लभगढ़ से सरेआम अवैध शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। मार, शराब बिकवाऊंगा, शराब बेच मारना, तेरा हाथ छोड़ रहा है, हाथ छोड़ दूंगा, तू छोड़, हाथ छोड़। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ से सामने आई हैं, जहां सरेआम अवैध शराब बिक रही है, लेकिन पुलिस को इसकी कोई भी खबर नहीं है। अवैध शराब को लेकर पुलिस लाख दावे करती हो, लेकिन इन तस्वीरों ने पुलिस के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे खुलेआम अवैध शराब को बेचने का खेल चल रहा है, जिसमें मासूम बच्चों का भी सहारा लिया जा रहा है। किस तरीके से अवैध शराब के इस काले धंधे में महिलाओं के साथ साथ नाबालिग बच्चे भी संलिप्त हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में इन शराब माफियाओं ने शराब की बोतलें थमा दी हैं, जिसके बाद इन बच्चों का भविष्य किस तरीके का होगा, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब फरीदाबाद पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। लगातार पुलिस की दबिश देने के बावजूद भी इन शराब माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन इसी तरीके से मासूम बच्चों का सहारा लेकर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। तो वहीं जब शराब माफियाओं को घरों में शराब बेचने से पड़ोसी मना करते हैं, तो ये लोग उनको मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जिसकी गवाही ये वायरल वीडियो दे रहा है। कैसे आरोपी को पड़ोसी ने शराब बेचने से मना किया तो वो झगड़ने लगा और उसे धमकी भी दी गई। वैसे ये बल्लभगढ़ में कोई पहली बार नहीं है जब सरेआम अवैध शराब बिक रही हो, क्योंकि आए दिन यहाँ अवैध शराब को बेचने की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन पुलिस इन आरोपियों पर कब तक लगाम लगाने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात है।
इस अवैध शराब को बेचने के खेल में मासूम बच्चों का सहारा लिया जा रहा है। बल्लभगढ़ से सामने आए इस अवैध शराब के खेल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब बेचने का ये खेल चल रहा है और पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं है।